वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 जून के एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज ऑल्सो बीन चेंज्ड। तो हम पहले न्यूज़ जानेंगे, न्यूज़ से हम डिराइव करेंगे कि उसकी रेलेवेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स, एंड रेलेवेंस के बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर इन शॉर्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड डिटेल में अगर आपको चाहिए उसका आंसर तो आप लिंक फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अकॉर्डिंगली उसका आंसर देख सकते हैं। पहली न्यूज की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल ऑयल रिफाइनरी सी शॉर्ट टर्म बूस्ट फॉर हायर मार्जिन। तो बेसिकली ये न्यूज क्या कहती है कि जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज के बिजनेस है ना, उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए हायर मार्जिन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया है, प्रॉफिट गेन किया है। तो वो शॉर्ट टर्म बेसिकली इसीलिए है कि जो करंटली अब हमारे पास डिमांड है ना बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई को फुलफिल करने के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई नहीं होती है तो प्राइसेस अप जाते हैं, है ना। प्राइसेस अप जाते हैं तो प्रॉफिट जो है विद रिस्पेक्ट टू द ऑयल रिफाइनरीज या जो मैन्युफैक्चर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा है। ठीक है, जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती प्राइसेस ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज़ और हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीज एंड ईवीज जो है कंपटीशन में आ रही हैं, वो चीज़ को मानते हुए अब जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो, है ना। अब तो ईवीज को लेकर सबने बोला है कि हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हमारा गोल भी है ना, तो वो उसको फुलफिल करते हुए अचीव करते हुए हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न नेशंस आर शटिंग डाउन देयर ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि अब वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना। तो अब वो फॉसिल फ्यूल्स को हम नहीं यहाँ पे केटर कर रहे, एक तरह से वो स्टेप है। तो ऑयल रिफाइनरीज बंद हो रही हैं तो वो एशिया और अफ्रीका यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, नई यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज खुल रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सप्लाई चेन की जो डिसरप्शन है, कैसे पहले कोविड-19 आया, कोविड-19 से रिकवर हो ही रही थी अभी कि उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। ठीक है, तो सप्लाई चेन अगेन डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि वो नेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफिकली यहाँ पर किससे डील कर रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के साथ, है ना। तो यहाँ पे आपको रेलेवेंस जो है ओपेक या ओपेक प्लस की भी नज़र में आनी चाहिए, जिसका मेंशन यहाँ पर अगेन दिया गया है। ठीक है, न्यूज़ इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह रही है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ ओपेक प्लस। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है। ठीक है, अब ओमान, कुवैत, बहरीन, कॉन्गो, लीबिया एंड वेनेजुएला। तो करेक्ट आंसर वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी बनता है कि 3 कंट्रीज ऐसी हैं, कौन सी, ओमान, बहरीन और लीबिया। ये पार्ट नहीं है ओपेक का, ओपेक प्लस कंट्रीज का। ठीक है, अब वो थोड़े सा हाइलाइट्स जो है हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब ओपेक इनिशियली शुरू किया गया था, बना कैसे था, बगदाद कॉन्फ्रेंस से 1960 में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पहले कहीं और हुआ करता था। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कौन सी कंट्री में कौन सी जगह स्पेसिफिकली वी से शुरू होती थी, राइट, उसका नाम आप यहाँ पे बताएंगे एंड लेटर ऑन ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ओपेक कंट्रीज थी, ओपेक कंट्रीज ने देखा कि यहाँ पे अब और कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसको ओपेक प्लस बना दिया गया। ठीक है, तो ओरिजिनली अभी भी ओपेक एंड नॉन ओपेक कंट्रीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो ओपेक प्लस का पार्ट बन जाती है जो नॉन ओपेक कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता था और बहुत सारे तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। आई होप आज वीडियो की स्पीड ठीक है। दूसरा सवाल इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स के ऊपर है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स। तो बेसिकली अब ये इन कॉन्ट्रास्ट है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमारे रूफटॉप सोलर जो पैनल्स लगाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अब जो सोलर पैनल जब इंस्टॉल किए जाते हैं तो वो रूफटॉप पे ही लगेंगे जहाँ पे सीधी धूप पड़ती है। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी क्लोज विसिनिटी में घर हैं या फ्लैट सिस्टम भी है, तो वहाँ पे आप कैसे जो है सोलर पैनल्स को लगा सकते हो, है ना। तो वो क्यों आप क्या करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो उसी के रिस्पॉन्स में अब बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स का यहाँ पर सिस्टम लगा है। तो वो सोलर पैनल की तरह ही, बट वो सोलर पैनल ऐसा है जो आपकी विंडोज की जगह यहाँ पर लग सकता है, कोई स्काईलाइट लगी हुई है, रूफ लगी हुई है, या आपकी बालकनीज है उसके साथ इंटीग्रेट होकर यहाँ पे लग सकता है, उसकी एक तरह से रिप्लेसमेंट की तरह लग सकता है। बहुत अलग अलग डिजाइन में आता है ये। ठीक है, तो किसी भी तरह की अगर आपको इंटीरियर भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर इस हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेम वर्किंग जो है इसकी रहेगी किसके साथ की, सोलर पैनल्स के साथ की। ठीक है, तो अब ये रूफटॉप जो है सोलर सिस्टम को यहाँ पर आप कह सकते हो उससे एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसे एग्जिस्ट करती हैं। क्या, क्योंकि अभी ज़्यादा यहाँ पर जो है इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है या जो लोग इसका पार्ट बनना भी चाहते हैं, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ये अभी
जो है अगेन डिमांड अगर है तो सप्लाई देने वाला कोई नहीं है, तो इससे क्या होगा कि इनिशियली जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, जो कि अभी सोलर पैनल्स के केसेस में हमने इनिशियली देखा था। ईवीज के केस में भी हम ज़रूरी देखते हैं ये चीज़, है ना। तो अब इसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट अब वही चीज़ है कि आप अगर चाहते हो या सरकार चाहती है या खुद से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अगर आप सरप्लस दे रहे हैं तो रिगार्डिंगली आपको जो है क्या मीटरिंग, नेट मीटरिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं उसके अंदर आप योगदान दे सकते हैं। तो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स का यही है, फंक्शनिंग सेम है, सोलर सेल जैसे काम करता है, फंक्शनिंग इसकी सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। बट इसका यही है कि आप इसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लोज विसिनिटी में भी कहीं पे भी घर है, बट धूप अगर पड़ रही है तो वहां पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब सवाल आपको कैसे पूछा जा सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि आपसे यूपीएससी प्री 2025 में पूछी गई थी रिसेंट वाले पेपर में, क्या ये इनकॉर्पोरेट करती है इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स? पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट के BIPVs can be used in commercial areas only, thereby ignoring the needs with the residential sector, needs of the residential sector. सेकेंड स्टेटमेंट को अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है ये ओनली वर्ड, तो आप ये कह सकते हो कि ऊपर से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी तो उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली नेगेट कर सकते हो कि ये वाली स्टेटमेंट तो जी हमारी गलत है। अब पहली स्टेटमेंट जो कि है आपकी सूर्य घर, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, बेसिकली हमारा रूफटॉप सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सोलर पैनल्स एज वेल एज जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स हैं ये भी इसका पार्ट थे। तो ये जो स्निपेट है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 1 वो यहाँ पर करेक्ट है, ये स्निपेट लगाया गया है, ये PIB से ही कॉपी किया हुआ डेटा है। तो ये यही कह रहा है प्रोजेक्ट्स अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अब वेंडर जो है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। अ रूफटॉप सोलर सिस्टम फोटोवोल्टाइक PV सिस्टम शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफटॉप, टेरेस, बालकनी, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक ऑन एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। तो ये इसका पार्ट है, कवरेज इसी में भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 1 करोड़ जो घर हैं जहाँ पे अब सोलर पैनल्स लगाने की बात की जा रही है या सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम कह रही हूँ, सोलर जो है एनर्जी से बेसिकली यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है उसको यूज करते हुए, तो उसका पार्ट जो है वो BIPV भी है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा जो क्वेश्चन की यहाँ पे क्या डिमांड थी कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो B ऑप्शन आपका ओनली 2 करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैक्टीरिया फाउंड एट राजगीर हॉट स्प्रिंग लेक शोज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो अब ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये टोटली एजुकेशनल आर्टिकल है जिसको आप किसी भी हद तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें पहली एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आती है, दैट इज हमारा विच इज मेंशन्ड हीट लवर्स जो हम बोलते हैं, जिनको थर्मोफाइल्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थर्मोफाइल्स क्या है? थर्मोफाइल्स को हम बोलते हैं हीट लवर। हीट लवर क्यों? क्योंकि ये बेसिकली अब ऐसे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जो कि अबव 45 डिग्रीज यानी कि 45 डिग्री से लेके 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजीली सस्टेन कर जाते हैं। हॉस्टाइल जो आसपास की इनकी एरियाज होते हैं, हॉस्टाइल विसिनिटी होती है, ये उससे ओवरकम कर जाते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो थर्मोफाइल की ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा थर्मोफाइल जो हैं हीट के साथ साथ यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सारे के सारे जो थर्मोफाइल्स हैं क्या ये एंटीबॉडीज या एंटी जो बायोटिक्स है उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं? तो इसका जवाब है यहाँ पर नहीं, ठीक है। उसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा कि रिसर्चर्स ने ये पाया है कि बैक्टीरिया जो है उनमें एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि अब एक्टिनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस है, या जो एक्टिनोबैक्टीरिया की कैटेगरीज में यहाँ पे फॉल करता है, सिर्फ वही प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जिस्ट को आप बेसिकली कवर कर लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा एक इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि जो हमारी कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट्स या इवन की टेस्टिंग किट्स आती थी ना, उसके अंदर भी इसी बैक्टीरिया का यूजेज यहाँ पर थर्मो जो फाइल्स हैं उनका यूज हमें देखने को मिला, या थर्मोफिल्स जो हैं बेसिकली उनका जो यूजेज है देखने को मिलता है इन डिटेक्टिंग व्हाट काइंड ऑफ वायरस जो है वो कोविड है। क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे हम देखते हैं ना बैक्टीरिया जो है वो ईजिली म्यूटेट कर रहा है, बहुत सारी जल्दी तरीके से म्यूटेट कर जाता है। तो जो हमारी एंटीबायोटिक्स अभी करंटली है तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हमारा क्या होता है सिस्टम के, हमारी बॉडी उसको
जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है ना। तो उसी को ओवरकम करने के लिए आप 2 या 3 तरह की कॉम्बिनेशन में अब आप चाहते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स को दें ताकि उसकी तोड़ निकल सके, ठीक है। तो बेसिक यही इसका आइडिया है, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्मोफाइल्स। पहला, बैक्टीरिया नोन एज थर्मोफाइल्स आर नोन एज हीट लवर्स एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर्स अबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को बनाया इसी तरीके से गया है कि मैंने आपको बोला कि 45 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो अबव 40 डिग्रीज ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ऑल थर्मोफाइल्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, नो, ठीक है। देन PCR test used to check COVID-19 virus needs an enzyme that was first found in a thermophile. This is also correct. ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑब्वियसली आप इसको आंसर कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, ना कि बी, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक स्टेटमेंट आपकी जो है इनकरेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट है। देन सल्फर क्लीनिंग डिवाइस इन कोल प्लांट्स नॉट नेसेसरी। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर, सवाल जो है पूछने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंपॉर्टेंस या रेलिवेंस इसका क्या है। फ्लू गैस के साथ बेसिकली ये डील करता है। तो फ्लू गैस क्या है, जो कि कोल या किसी भी तरह का आप कह सकते हो, स्पेसिफिकली कोल की बात होती है या किसी भी इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में, बट किसी भी तरह का जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके बाद जो है जो रेजिड्यू निकल के आता है, बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, जो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, वो फ्लू गैस कहलाता है, ठीक है। तो अब फ्लू गैस के लिए बेसिकली ये चीज़ कही जाती है कि जो जितने भी अब ऑयल या बेसिकली कोल को जब बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपको यहाँ पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। जो जो गैस है हमारे पास, जो फ्लू गैस है बेसिकली, या फ्लाई ऐश की भी जब हम बात करते हैं, तो इन फिल्टर्स को जो है मिनिमम से मिनिमम जो रिलीज होता है एयर पोल्यूशन, उसको कैप्चर किया जा सके, है ना, उन बाय प्रोडक्ट्स को कैप्चर किया जा सके। सो इन दैट केस अब क्या नई रिपोर्ट निकल के आई है, तो 3 ऐसी एजेंसीज जो हैं उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। यू डोंट नीड टू नो विच एजेंसीज, रेलेवेंट नहीं है वो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है जितने भी हमारे पास ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब कौन से वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं बेसिकली जो कि अब दूर वाली विसिनिटी में है, यानी कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। प्लस ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है, तो अब उससे क्या होगा कि एनर्जी यानी कि बिजली का जो खर्चा है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिजली के बिल के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इन दैट केस जो भी अब विद इन 10 किलोमीटर्स के डायामीटर के आता है, या यानी कि ऐसी कोई जगह थर्मल पावर प्लांट जो विद इन 10 किलोमीटर्स किसी भी सिटी के विसिनिटी में पड़ता है, सिर्फ उन्हीं को इसे इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा किसी को भी ऐसा कोई सिस्टम जो है अब ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अब वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। डिमांड अगर हो भी तो उसको सप्लाई पूरा करने के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास प्रोविजंस नहीं है, ऐसा कोई जो आप कह सकते हो कि इतने हाई स्केल पे काम कर सके, ऐसी कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेसिकली अब यही है कि only power plants located within a 10 kilometer radius of national capital region specifically and other cities with a million plus population are required to install the FGDs, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन अगेन, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लू गैस। कौन सी ऐसी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लू गैस? मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अगेन ए, ठीक है, दैट इज मीथेन। मीथेन प्रोड्यूस नहीं होती, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड अदर ट्रेस पोल्यूटेंट्स, जिसमें बेसिकली हम पार्टिकुलेट मैटर को देखते हैं 2.5 एंड 10, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो है बता दिया गया है, डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं। देन गवर्नमेंट रीचेज आउट टू ऑपोजिशन ऑन मूव टू इम्पीच जज। तो आप बोलेंगे हाँ जज को इम्पीच करने की बात की जा रही है और क्या है, बट नहीं, यहाँ पे आपको अगेन पूरा का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि जज की इम्पीचमेंट कैसी होती है। तो इसके लिए आपको जानने की क्या जरूरत है, रेलेवेंस के तौर पे पढ़ेंगे क्या आप, पढ़ेंगे यहाँ पे कि जज जो है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन करता है अपॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना, ठीक है। तो अब अपॉइंटमेंट के बाद आप जज की ओथ को यहाँ पर देखेंगे, कौन से शेड्यूल में ओथ आती है, किस तरीके की ओथ, इन डिटेल आपसे सवाल वैसे भी पूछे जा चुके हैं पेपर के अंदर, है ना, कि ओथ के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या इंक्लूड नहीं होती है। देन उसके बाद आप एलिजिबिलिटी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की, एंड देन चीफ जस्टिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद आप बोलेंगे कि ठीक है टेन्योर क्या होता है,
टेन्योर के बाद उनकी सैलरी जो है वो क्या होती है, कहाँ से चार्ज होती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, ये कौन करता है, क्या सब कुछ वो सब देखेंगे। देन उसके बाद उनकी बात आती है इम्पीचमेंट की, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब ओवरऑल जो है यहाँ पर यही चीज़ को आपको देखना है। क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में आपको प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट यहाँ पर दिया गया है। इम्पीचमेंट जो है होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, बट इम्पीचमेंट कैसे होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता, वो हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बोलता है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है किसी भी सिटिंग जज की ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट, आपको क्या करना है, अगर दोनों ही हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, क्योंकि अब यहाँ पे सेंट्रल लेवल से अपॉइंटमेंट हो रही है ना, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट हो रही है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मेंबर पार्लियामेंट है आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, कहीं पे भी कंप्लेंट जो है थ्रू अ मोशन रजिस्टर हो सकती है, ठीक है, पास किया जा सकता है वो मोशन। राज्यसभा में है तो 50 मेंबर्स शुड साइन दैट मोशन, अगर लोकसभा है तो 100 जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पास किया जाता है, पास करने के बाद एक जो कमिटी है उसको बिठाया जाता है, कमिटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, रिक्वायर्ड हाई कोर्ट, उसके बाद एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट वो होंगे, वो कमिटी की रिपोर्ट जाएगी सीधा टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब कमिटी की रिपोर्ट जाने के बाद प्रेसिडेंट जो है फर्दर उनको अब क्या करना है कि वो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, जिस हाउस में वो प्रेजेंट हुआ था उसके अंदर भी, या जो दूसरा हाउस है, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को, उसको 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल पीपल, टोटल मेंबरशिप, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबरशिप के थ्रू उसको पास कराना है। एंड फाइनली अगर वो पास हो जाता है तो इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस जो है वो फाइनल होगा। सिंपल सी चीज आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। For impeachment of a judge of the Supreme Court or High Court, the motion can originate in the Lok Sabha only. पहली बात तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप वैसे भी निगेट कर सकते थे, ठीक है, बट चलो अगर ये पिछला वाला अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताती मे भी आप आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग आर रिक्वायर्ड टू इम्पीच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की जगह यहाँ पे टोटल मेंबरशिप आना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, एक्सप्लेनेशन लिंक से पढ़ लेना। देन BSF टैप्स DRDO फॉर टेक टू मॉनिटर बांग्लादेश बॉर्डर स्ट्रेच एट द सुंदरबंस। ये भी न्यूज सिंपल सी बोल रही है कि 123 किलोमीटर का जो सुंदरबंस सेक्टर में हमारे पास बांग्लादेश के साथ ऐसा डेलिकेट बॉर्डर लगता है, कंप्लीट नहीं बोल रही हूँ कि 123 किलोमीटर का लग रहा है, ठीक है। तो 123 किलोमीटर का ऐसा सेंसिटिव एरिया है, वहां पे हमें जो है सरकार चाहती है या BSF चाहती है बेसिकली कि वहां पे हम जो अपना ना अब सर्वेलेंस बढ़ा सके, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से वो ना आ पाए, ठीक है। क्योंकि वो एरिया ऐसा आप देखें तो इन्वायरमेंटली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो अब किस तरीके से वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को रोक सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बॉर्डरिंग भी नहीं कर सकते हैं केबल के तरीके से, है ना, तो इन्वायरमेंटली अगेन वो हैम्पर करेगा। सो अब DRDO को रिक्वेस्ट की गई है कि आप सर्विलेंस बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए, CCTV ड्रोन्स ये सब कुछ चीज़ें हमें अवेलेबल करा दीजिए। न्यूज़ यही कहती है। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे न्यूज़ यही कह रही है कि DRDO ने बोला है हम आपकी हेल्प करेंगे, बट अभी दे आर करंटली वर्किंग ऑन व्हाट, गुजरात सेक्टर में जो हमारा कच्छ वाला सेक्टर है वहाँ पे सर्विलेंस बढ़ाने में हेल्प कर रही है वो। जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, या सुंदरबंस वाला एरिया ये अंडर नहीं ले सकते अभी काम करने के, उसके बाद करेंगे। सिंपल सी ये बात आ गई। अब इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है, देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सुंदरबंस कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ फेमस प्लेस, फेमस एस्चुरिन क्रोकोडाइल एंड इंडियन पाइथन आर फाउंड हियर, ठीक है। स्पीशीज आ गई, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आ गया। सुंदरबंस वाज डेजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर ऑफ 2001। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बतानी थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो ये डेटा जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट की साइड से ही लिया गया है। तो एरिया इज नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ फोना, फोना इज आपके एनिमल स्पीशीज जितनी आती है, फ्लोरा इज जो आपकी यहाँ पर प्लांट स्पीशीज आती हैं, ठीक है, जिसमें ट्रीज भी आ जाते हैं। 260 बर्ड स्पीशीज है, बंगाल टाइगर है यहाँ पे, अदर थ्रेटन्ड स्पीशीज जिसमें एस्चुरिन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन आता है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट क्यों है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में बन गई थी, बट बायोस्फीयर रिजर्व इसको 2001 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देन अब
इंडिया एक्सपीरियंस वेटेस्ट मे सिंस 1901, IMD ने बोला है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये चीज बोली है। तो अब इसके अंदर बेसिकली आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बताया गया है, वो क्या है, साउथ सर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया की बात की जा रही है, मौसम राम की बात की जा रही है, वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया को यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू ज्यादा रेनफॉल देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किसी भी तरह का साइक्लोन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, 2020 के बाद साइक्लोनिक रेनफॉल ज्यादा हो रही थी, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि कौन से एरिया में किस वजह से आई। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बेसिकली नॉर्दर्न रीजन को यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा दी है, ठीक है, ना कि प्री मॉनसून शार्स ने। तो अब यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है बेसिक ज्योग्राफी से कि प्रेसिपिटेशन एट अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगेन ढंग से पढ़ना, इन्फ्लुएंस वर्ड ही किया जा रहा है कि किससे इन्फ्लुएंस होती है रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। आंसर अकॉर्डिंगली। पहला, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, प्रिवेलिंग विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला अगर आप एक गलत कर रहे हैं तो समझिए कि इन्फ्लुएंस जो है प्रेसिपिटेशन की किस वजह से होती है, किस किस रीजंस की वजह से होती है। तो रीजन तो सभी एग्जिस्ट करेंगे ना, चाहे वो विंडवर्ड साइड पे है, वो लीवर्ड साइड पे है। ठीक है, अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा है तो वहां पे प्रेसिपिटेशन यानी कि स्नोफॉल ज्यादा होगी, रेनफॉल भी कम हो सकती है, तो एटलीस्ट वहां पे फर्क तो पड़ रहा है ऑल्टीट्यूड की वजह से। दूसरा, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन ऑब्वियसली विंडवर्ड साइड है तो फेस कर रहा है वो माउंटेन को। ठीक है, वहां पे मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं, वहां पे बारिश कर रही है, वहां पे कम ज्यादा बारिश होगी, और लीवर्ड साइड पे कम होती है क्योंकि मॉइस्चर लूज कर देती है विंड, इंपैक्ट उसका भी पड़ रहा है। तीसरा, प्रिवेलिंग विंड्स, किस तरह की वहां पे विंड्स हैं डायरेक्टली, जैसे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द विंड सिस्टम ऑल्सो, है ना, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लास्ट क्वेश्चन के जो न्यूज के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रिवेलिंग विंड्स का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, लू का इंपैक्ट भी तो पड़ता है हमारे वेदर या क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंपैक्ट तो उनका भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता है कि विंड ट्रैवल करती है हाई एरिया से लो एरिया की तरफ, हाई एरिया में कम बारिश होगी, लो एरिया में ज्यादा बारिश हो जाएगी। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन ही उस तरीके से होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा। ठीक है, देन अब माउंट एटना जो है वहां पर, जिनको हम एटना भी बोलते हैं, वहां पे मैसिव इरप्शन हुआ है। तो यहां पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करना चाहती हूँ, कुछ टर्म्स हैं जो आप घर जाके पढ़ेंगे या जब भी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप प्लीज देख लेना। ठीक है, कि उनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। पहली चीज, अभी ये एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एटना की जब हम बात करते हैं। इसके अलावा फ्लैंक इरप्शन क्या होती है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फ्लैंक इरप्शन क्या होती है। फ्लैंक इरप्शन के बाद यहाँ पे प्लिनियन इरप्शन क्या होती है, एंड अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन क्या होती है। ठीक है, एंड हाउ डज अ वॉल्केनो इरप्ट, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये 4 सवाल आप जाकर खुद से पढ़ना। ठीक है, खुद से थोड़ा सा आइडिया लगाना कि ये क्या है, इनके बारे में पढ़ना। डाउट हो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी जो क्यूरियोसिटी है वो मरने नहीं देनी है अपने अंदर की, पढ़ना आपको भी है उस चीज को लेकर। ठीक है, सारी चीजें मैं स्पून फीड नहीं कर पाऊंगी, मेजरली मैं आपको यहाँ पे बताऊं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में डिस्कस कर सकती हूँ, है ना। बाकी चीजें भी फैकल्टीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, हो सकता है कहीं और से सवाल आपसे पूछ लिया जाए, है ना। तो ये सारी चीजों को देख लेना, ये न्यूज आर्टिकल में आपको स्पेसिफिकली बताया गया है। तो एक अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। वॉल्केनो से रिलेटेड यहाँ पे इरप्शन हुई है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माउंट चिम्बोराजो इक्वाडोर, माउंट एल्ब्रस रशिया, माउंट बोना मैक्सिको। ठीक है, अगर नहीं पता वीडियो पॉज करके फटाफट से देख लीजिए ऑनलाइन क्या है आंसर, बाकी मैं तो बता ही दूंगी ना आपको सिंपली। ठीक है, फर्स्ट सेकंड करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, थर्ड जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, माउंट बोना जो है वो कहाँ पे है, हमारे यूएसए के अंदर है, ना कि मैक्सिको के अंदर। करेक्टली मैच जो है ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देन अब राइज एंड फॉल ऑफ एडिबल ऑयल ड्यूटीज एंड हु बेनिफिट्स। अब यहाँ पे ना एडिबल ऑयल ड्यूटीज में स्पेसिफिकली आपको ये आर्टिकल के अंदर ना थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके क्रूड एडिबल ऑयल्स की बात हो रही है इसी आर्टिकल में, एंड देन आपके ऑलरेडी प्रोसेस्ड एडिबल ऑयल की बात हो रही है। ठीक है,
अब सरकार ने क्या किया था, एडिबल ऑयल्स के ऊपर एज वेल एज क्रूड ऑयल के ऊपर भी विद रिस्पेक्ट टू कौन से ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, है ना, देन आपके जितने भी पाम ऑयल हो गए, सोयाबीन हो गया, क्रूड सोयाबीन ऑयल, इन सभी के ना ऊपर बीट क्रूड, ठीक है, बीट प्रोसेस्ड, दोनों के ऊपर ही जो ड्यूटी है वो बढ़ा के 10 जो आप कह सकते हो तकरीबन 20% कर दी थी, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें 20% से इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि जो क्रूड है वो अराउंड 37 समथिंग परसेंटेज के आसपास पहुंच गया था, प्रोसेस्ड वाला जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसका रीज़न यही था कि इंडिया वांटेड कि वैसे बेसिकली सप्लाई जो है उसको फुलफिल करने के लिए डिमांड जो है ज़्यादा थी, ठीक है, सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली अगर हम देखें तो प्राइस बढ़ रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ सरकार ने ये सोची कि उस टाइम पे कि अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं उसके बाद ऐसा ना हो कि डिमांड पूरी करने के चक्कर में वो हमें सस्ता सामान बेचते रहे, ठीक है, डंपिंग ना कर दें इंडिया के अंदर, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी जो है उस हिसाब से बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तीसरी तरफ अब जो गवर्नमेंट है दे वांटेड कि आत्मनिर्भरता आए, ठीक है, तो इंडिया के अंदर ही ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन बढ़े, जो कि देखने को भी मिली। अब क्या किया सरकार ने कि ऑयल सीड्स की अगर हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ गई है, सो एज अ रिजल्ट उन्होंने जो वो ड्यूटीज थी वो 10% से यहाँ पर रिड्यूस कर दी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बता दिया गया आपको। तो उसी हिसाब से ऑयल कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी खेल सकती हैं, डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी कर सकती हैं। सवाल यही है कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन क्रूड सोयाबीन पाम एंड सनफ्लावर ऑयल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट है स्टेटमेंट? Then these reduced duties will negatively affect the FMCG market in India. FMCG market क्या होता है? Fast moving consumable goods, जो कि easily fast moving होते हैं, हमारा दूध हो गया या generally perishable goods हो गया, जो easily market में consumer जो है supply chain का part बनता है। तो ये negatively क्यों करेगा भाई? अब duties अगर कम भी हो गई हैं, domestically अगर हम empower भी हो गए हैं, पहले से better हो गए, तो obviously फायदा ही होगा supply chain को, तो negatively impact कैसे पड़ेगा? ठीक है, तो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है? सेकंड स्टेटमेंट जी हमारी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। देन लास्ट हमारा यहाँ पे सवाल है, बेसिकली लास्ट सवाल आपका क्या कहता है कि पीएम मोदी टू लॉन्च अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट टुमारो यानी कि 5 जून को। 5 जून को क्या होता है? बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट होगा। अब अरावली बेसिकली इंडिया में कहाँ? 4 स्टेट से निकल के जाती है। इसी आर्टिकल में ना आपको नाम मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कौन से वो 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अरावलीज की रिप्लेनिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पे जो डिग्रेडेशन हुई है लैंड की, उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पे सरकार काम करेगी। बेसिक सा यही प्रोजेक्ट है। इसको इनिशियली लैंड रिस्टोरेशन वाला जो प्रोजेक्ट है इसका लॉन्च किया गया था 2023 में, बट अब स्टेट्स का भी योगदान इसके अंदर रहेगा। तो अकॉर्डिंगली जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो चाहती है कि स्टेट के साथ मिलकर यहाँ पे काम करे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब अमाउंट आपको बता दी है, 16,053 करोड़ जो है उसके बेसिस पे यहाँ पे अमाउंट रखी गई है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट गुजरात इन चंपानेर टू नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड हरियाणा 700 किलोमीटर्स लॉन्ग अरावली हमारी रेंज है। यहाँ पे आपको यहाँ से बिल्ड करना है कि अरावलीज का स्ट्रेच क्या है, ठीक है। पीसीएस वालों यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है आपसे। देन अब कौन सी डेजर्ट है? थार डेजर्ट है, नेचुरल बैरियर है, ठीक है, सैंड एंड डस्ट से प्रिवेंट करता है नॉर्दर्न रीजन्स में आने से, क्योंकि अरावली जो है एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करता है। अब टाइगर्स, बियर्स, वोल्स एंड लेपर्ड्स हैं। कौन सी नदियां हैं वहाँ पे? लूनी, बानस एंड साबरमती, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेप्रिवेशन हो रही थी एंड जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही थी, ठीक है। बेसिक सी बात, सवाल आपको पूछते हूँ। अरावलीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, पहली चीज। दूसरी कि इट रन्स पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप देखें करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। कैसे? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी थी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि इट लाइज पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए अरावली विंड यहाँ है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है यहाँ से आती हैं, तो ये उसके पैरेलल आ जाती है। एंड इसी की वजह से क्या होता है, राजस्थान के अंदर जो रेनफॉल है वो नहीं हो पाती है। एंड जो नॉर्थ इंडियन रीजन्स हैं, अगर हम देखते हैं स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या है कि मॉनसून भरमार आता है, ठीक है। सो इसी की वजह से हमारा जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है वो इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरेबल बनी, ठीक है। सो फेयरली सिंपल सवाल था ये, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो वी हैव एन ऑनगोइंग फाउंडेशन बैच जिसका लिंक आपको मिल जाएगा फॉर द ईयर ऑफ 2026,
ठीक है। एंड एक टेस्ट सीरीज में भी रिसेंटली लॉन्च आई हुई है, डू चेक दैट आउट एज वेल। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।